Hi, good evening, everyone. I hope you all are fine and you all are doing well in your life. So, hi everyone, I am Deepshikha and I welcome you all on my YouTube channel. So, as I promised in my last video, not last video, in my live session, that मैं next video जो भी लेकर के आऊँगी वो मैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन पर लेकर के आऊँगी, in which I will explain the paper pattern, eligibility, and subjects, all thing about the All India Bar Examination. So here I am present today in front of you, जहां आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी what is AIB and what is the paper pattern of AIB and who may eligible for the All India Bar Examination. All right. सो बिना समय वेस्ट किए चलते हैं, फटाफट से हम शुरू करते हैं, जिसमें आपको आज की वीडियो में पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि बेसिकली व्हाट इज AIBE, राइट? तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू ऑल. जस्ट अ सेकेंड. एंड इन केस अगर आज की वीडियो के बाद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन बनता है, मे बी जो मैंने कवर ना किया हो, तो उसे आप बेशक पूछ सकते हैं मुझसे इन द कमेंट सेक्शन. जस्ट अ सेकेंड. मैंने बहुत बहुत तो नहीं बोलूंगी, बट यस, मैंने मेहनत करके ये पीपीटी बनाई है. सो आपको ये पोस्टर मेरा दिख रहा होगा, राइट? ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, एज वी नो AIB 20 होने वाला है. ये AIB का 20th एग्जाम होगा. एंड मैं आपको बता दूं, आई हैव अपीयर्ड इन AIB 19 और मैं AIB 19 में अपीयर हुई थी, जो कि लास्ट ईयर 22 दिसंबर 2024 को था. एंड मैं उसमें अपीयर हुई एंड आई पास दैट एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट. Okay, so in this video we will discuss about the exam pattern and syllabus of the All India Bar Examination, right? And इसके बाद अगर आप चाहेंगे, वैसे मैंने इस वीडियो में क्वेश्चन पेपर तो हमें मिल जाता है, मैंने क्वेश्चन पेपर इसमें डिस्कस नहीं किया है, बट इफ़ यू वांट तो मैं क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस करूंगी. मैं आपके साथ बेसिकली उसकी फोटोज मैं शेयर कर दूंगी कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में. तो लेट्स स्टार्ट. Let me unpin myself. Just a second. All right. तो चलते हैं. जितने प्रोबेबल क्वेश्चंस हो सकते थे मैंने ट्राई किए कि मैं उन सारे क्वेश्चंस को आंसर करूं, बट अगर इसके बाद भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस रह जाते हैं जिनके आंसर्स आपको नहीं मिलते हैं, तो यू मे प्लीज फील फ्री टू comment in the comment box. I will answer that question. So first of all, what is AIBE? Right? AIB का एग्जाम तो हमें देना है, बट व्हाट इज AIB? AIB है क्या? तो बेसिकली फर्स्टली द फुल फॉर्म ऑफ AIB इज ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, राइट? So it is an exam which is held twice a year, which gives you a permanent license to practice in any court all over India. राइट? तो जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन है वो साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है. बार काउंसिल ऑफ इंडिया कंडक्ट कराती है साल में 2 बार ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, जिससे हमें परमानेंट लाइसेंस मिलता है टू प्रैक्टिस इन एनी कोर्ट ऑल ओवर द इंडिया. अब आप कहेंगे परमानेंट लाइसेंस का क्या मतलब है? तो क्या हम इससे पहले जो रजिस्ट्रेशन कराते हैं वो परमानेंट नहीं होता है? यस, वो हमारा परमानेंट लाइसेंस नहीं होता है. जो हम स्टेट बार काउंसिल में इनरोल कराते हैं वो हमारा सिर्फ 2 साल के लिए वैलिड होता है. इसके बारे में डिटेल और आगे बताऊंगी. अब जो सेकंड क्वेश्चन आता है, हु मे अपीयर फॉर दिस एग्जाम?
तो इस एग्जाम के लिए कौन कौन अपीयर हो सकता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले क्या था, आई थिंक 2023 से पहले क्या था कि ओनली दोज स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना फाइनल ईयर कंप्लीट कर लिया है लॉ का और जिनके पास डिग्री है लॉ की, और उसके साथ साथ उन्होंने स्टेट बार में अपने आप को इनरोल करवा लिया है, only that students were eligible for this AIB एग्जाम। सिर्फ वही स्टूडेंट्स एग्जाम दे सकते थे जिनके पास लॉ की डिग्री है, एंड सेकेंड जिन्होंने अपने आप को स्टेट बार काउंसिल से इनरोल करवा लिया है। बट आफ्टर द जजमेंट, एक जजमेंट आया था, नाम मुझे नहीं याद है, सॉरी मैं नाम मिस कर रही हूँ। तो उस जजमेंट के बाद से जो फाइनल ईयर के अपीयरिंग स्टूडेंट्स हैं, आइदर दे आर इन देयर LLB और BLLB प्रोग्राम, जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स अपीयरिंग हैं और जिन्होंने अभी स्टेट बार में इनरोल नहीं करवाया है, वो स्टूडेंट्स भी अपीयर हो सकते हैं। ठीक, इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। अब इसका एक प्रो एंड कॉन्स दोनों है, मैं आगे बताऊंगी। ठीक, तो a student in his final semester of LLB, BLLB or a student having degree of law and provisionally registered in a state bar council may appear for this exam। मीन्स इस एग्जाम में अपीयर होने के लिए आप या तो अपने फाइनल ईयर में भी हो सकते हैं या फिर आप स्टेट बार में इनरोल भी हो सकते हैं। मतलब अगर आप इन दोनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया अगर फुलफिल करते हैं तो यू आर एलिजिबल टू अपीयर फॉर दिस एग्जाम, राइट। अब why it is important to appear for AIB? AIB में appear होना इतना important क्यों है? तो मैंने पहला आंसर आपको दे दिया, this is because this exams provide the permanent license to practice law in the court। इस एग्जाम से पहला इंपॉर्टेंस इसलिए रखता है ये एग्जाम क्योंकि इस एग्जाम से आपको लॉ को प्रैक्टिस करने का एक परमानेंट लाइसेंस मिल जाता है। बिकॉज एज आई सेड अर्लियर कि जो स्टेट बार काउंसिल का इनरोलमेंट होता है वो प्रोविजनली होता है, मीन्स वो सिर्फ 2 साल के लिए वैलिड होता है। ठीक, और उन 2 साल के अंदर अंदर भी आपको ये ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना रहता है, अदरवाइज वो रजिस्ट्रेशन आपका डी बार हो जाएगा। राइट, तो दिस इज वाई AIB एग्जाम आपके लिए क्लियर करना बेसिकली मैंडेटरी है, इंपॉर्टेंट क्यों रखता है। दूसरा, एज आई टोल्ड यू, रजिस्ट्रेशन इन स्टेट बार काउंसिल्स आर प्रोविजनल, दैट इज वैलिड ओनली फॉर 2 years। जो आपका स्टेट बार काउंसिल का इनरोलमेंट होता है वो बेसिकली 2 साल के लिए ही वैलिड होता है, और इन 2 साल के अंदर अंदर आपको मीन्स वो आपको एक टेम्पररी रजिस्ट्रेशन करवा कर दिया जाता है कि आप अपना केस बेसिकली देख सकते हैं, और वो 2 साल के लिए वैलिड होता है। एंड थर्ड, टू प्रैक्टिस लॉ इन एनी प्लेस अक्रॉस इंडिया। ठीक, अब AIB का एग्जाम इसलिए भी इम्पोर्टेंस रखता है बिकॉज स्टेट बार काउंसिल में इनरोल कराने से तो सिर्फ हम स्टेट बार में ही हम उस पर्टिकुलर स्टेट के किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हम प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर उस स्टेट की कंसर्न हाई कोर्ट में हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद हम एलिजिबल हो जाते हैं कि हम अगर चाहें तो ऑल ओवर इंडिया की किसी भी स्टेट की किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हम लॉ प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। उसके लिए आपको उस पर्टिकुलर स्टेट के बार काउंसिल में आपको इनरोल करवाना होगा। अब कम टू द एग्जाम पैटर्न। अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें बेसिकली तो ये 100 MCQ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, राइट। ये पेन एंड पेपर के फॉर्मेट में एग्जाम होता है बेसिकली। हाँ, आपको OMR शीट दी जाती है, आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाता है और आपको क्वेश्चन पेपर को पढ़ करके OMR फिल करना होता है, कलर करना होता है। तो आपको 100 MCQ बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं होते हैं, आपको 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं फ्रॉम 19 लॉ सब्जेक्ट्स। आपको 19 लॉ सब्जेक्ट से 100 MCQ बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन, मीन्स एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, मीन्स आपके 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के होते हैं, और इसे सॉल्व करने के लिए आपको 3 आवर्स दिए जाते हैं। मीन्स आपको 3 घंटे में
100 क्वेश्चंस कंप्लीट करने होते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा, एक मतलब बहुत टाइम मिलता है आपको क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करने के लिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में नहीं है, राइट। अब उसके बाद अगर हम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो फॉर द अनरिजर्व्ड कैटेगरी एंड द ओबीसीज आपको 100 में से मिनिमम 45 मार्क्स तो लेकर के आने ही आने हैं, अदरवाइज यू विल बी फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। आप एग्जामिनेशन में तो फेल हो जाएंगे। आपको 100 में से 45 क्वेश्चन तो कम से कम अटेम्प्ट करने ही, सॉरी, आपको 100 में से 45 कम से कम सही करने ही करने हैं। एंड SC एंड ST कैटेगरी के लिए 40 मार्क्स इज द क्वालिफाइंग मार्क्स। आपको 100 में से 40 क्वेश्चन सही करने ही करने हैं। और जो सबसे खास और सबसे अच्छी बात इस एग्जाम की है वो ये है कि दिस एग्जाम इज एन ओपन बुक एग्जाम। अब ओपन बुक एग्जाम का क्या मतलब है कि यू आर अलाउड टू टेक योर बेयर एक्ट्स। आप बुक ले जा सकते हैं अपनी, नॉट बुक, बेयर एक्ट्स ले जा सकते हैं आप, बट ओनली दोज बेयर एक्ट्स विच आर विदाउट कमेंट्रीज। जो विदाउट कमेंट्रीज की बेयर एक्ट्स होती है, मीन्स उसमें केवल वो बेयर प्रोविजंस दिए हों और जो इलस्ट्रेशंस बेसिकली होते हैं वो सारे हों। बाकी ऐसी कोई बेयर एक्ट जिसपे आपने मार्क किया हो, कुछ भी किया हो, मीन्स बिल्कुल नीट एंड क्लीन बेयर एक्ट होनी चाहिए। तो आपको सिर्फ और सिर्फ आप बेयर एक्ट ले जा सकते हैं। और लास्ट ईयर तो अगर आपके पास किसी बेयर एक्ट नहीं है तो आप वो पर्टिकुलर बेयर एक्ट की आप फोटोकॉपी प्रिंट आउट निकलवा के भी ले जा सकते हैं, बट उसमें नोट्स नहीं होना चाहिए। आप अपनी नोट्स फोटोकॉपी करा करके नहीं ले जा सकते हैं, मीन्स वो सिर्फ बेयर प्रोविजंस होने चाहिए उन एक्ट्स के, राइट। तो ये हो गया आपका पेपर पैटर्न कि आपका पेपर किस तरीके से आता है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेबस। सिलेबस क्या है? तो एज यू कैन सी ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने लास्ट ईयर निकाला था सिलेबस AIB 19 के लिए, ठीक है। तो एज आई टोल्ड यू कि 19 डिफरेंट लॉ सब्जेक्ट से 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन लॉ आपको पढ़ना है जिससे 10 क्वेश्चंस आएंगे। IPC आपको पढ़नी है विद न्यू क्रिमिनल लॉज, भारतीय न्याय संहिता, 8 क्वेश्चन आएंगे। CRPC भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 10 क्वेश्चंस आएंगे। CPC 10 क्वेश्चंस आएंगे। एविडेंस एक्ट एंड न्यू भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 8 क्वेश्चंस आएंगे। ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेड्रेसल इंक्लूडिंग आर्बिट्रेशन एक्ट, जो आपका 1996 का आर्बिट्रेशन एक्ट है, उससे 4 क्वेश्चंस आएंगे। फैमिली लॉ से 8 क्वेश्चन आएंगे। फैमिली लॉ में इंक्लूड होता है आपका हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ बोथ, एंड स्पेशल मैरिज एक्ट, ठीक। एंड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, उससे आपके 4 क्वेश्चंस आएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आपको 3 क्वेश्चंस आएंगे। एंड प्रोफेशनल एथिक्स केसेस एंड केसेस ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स, 4, जिसमें इंक्लूडेड है आपका एडवोकेट्स एक्ट 1961 भी इंक्लूडेड है प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर में। देन कंपनी लॉ से 2 क्वेश्चंस, इन्वायरमेंट लॉ से 2 क्वेश्चंस। अब इन्वायरमेंट लॉ लिखा है, इसमें आपका इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट भी हो सकता है, एयर एक्ट, वाटर एक्ट, NGT, कुछ भी हो सकता है, उससे 2 क्वेश्चन। साइबर लॉ 2 क्वेश्चन, साइबर लॉ मीन्स आपका IT एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2002 वाला। लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉज, जितने भी आपके हैं जो भी एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है, कॉम्पनसेशन एक्ट है, मिनिमम वेजेस एक्ट है, जितने भी आपके हैं उनमें से किसी भी लॉ से वो 4 क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। लॉ ऑफ टॉर्ट है, टॉर्ट से इंक्लूडिंग मोटर व्हीकल एक्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ, 5 क्वेश्चन पूछेंगे। लॉ रिलेटेड टू टैक्सेशन 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपके इनकम टैक्स एक्ट है, ठीक है। फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से स्पेसिफिक रिलीफ, प्रॉपर्टी लॉ मीन्स जो आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, उससे आपके 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एंड 18 लैंड एक्विजिशन एक्ट, लैंड एक्विजिशन एक्ट से आपके
2 क्वेश्चन पूछ जाएंगे। एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज में आपसे पेटेंट लॉ भी पूछ सकते हैं, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, आपसे कोई भी किसी से भी 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऑलराइट, तो ये था हमारा बेसिकली सिलेबस, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो आई होप आपको थोड़ा समझ में आया होगा कि किस तरीके से क्या पेपर पैटर्न होता है, क्या एआईबी, बेसिकली एआईबी एग्जाम क्या होता है। आपको बेसिकली चीजें समझ में आई होंगी कि कौन एलिजिबल है, किस लिए ये एग्जाम इतनी इंपॉर्टेंस क्यों रखता है, और इस एग्जाम का सिलेबस क्या है, ऑल दीज थिंग्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। अपार्ट फ्रॉम दीज, आपको अगर कोई भी क्वेरीज आती है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, तो प्लीज फील फ्री टू आस्क, यू कैन कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन, आई विल आंसर दैट क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन तो मैं लेकर, क्वेश्चन पेपर तो मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ। और एक चीज मैंने ऊपर बोला था कि मैं बताऊंगी, यहीं पे शायद कुछ था। प्रो एंड कॉन्स मैं बताने वाली थी। देखिए, मैं बता रही हूँ, अब आपके ऊपर है कि अगर आप करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। तो देखिए क्या होता है ना, कि अगर आप पास आउट हैं फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप पास आउट हैं, अब तो ये नई गाइडलाइन आ गई है कि आप स्टेट बार में इनरोल हो चाहे मत हो, आप एआईबी एग्जाम दे सकते हो, ठीक है, ये तो है। बट आई सजेस्ट कि आप पहले स्टेट बार में इनरोल हो जाइए, उसके बाद आप एआईबी के लिए अपियर करिए। मीन्स जब आप स्टेट बार में, अब तो खैर इंटरव्यू हो रहे हैं, तो अगर आप स्टेट बार में एक बार इनरोल हो जाते हैं, आपका इंटरव्यू हो जाता है, ठीक है। इंटरव्यू भी अगर आपका हो जाता है, रिजल्ट आ जाता है, ठीक है, तो उसके बाद मीन्स आप स्टेट बार के लिए अप्लाई कर दीजिए। उसके बाद जो भी अपकमिंग एग्जाम है, जो भी अपकमिंग एआईबी का एग्जाम है, उसमें आप अपीयर हो सकते हैं। बट आई विल सजेस्ट कि आप, अगर आप इंटरव्यू दे करके आपका रिजल्ट आ जाए, उसके बाद ही आप एआईबी एग्जाम के लिए अप्लाई करिए। अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो, मतलब अगर मैं बोलूँ तो मेरे हिसाब से मत करिएगा, क्योंकि बिकॉज क्या होता है कि ये जो इनके जो टाइम ड्यूरेशंस होते हैं ना, बहुत लंबे लंबे होते हैं। बताती हूँ क्यों। बिकॉज कि एज लाइक कि जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, लाइक मैंने दिसंबर में दिया था, 22 दिसंबर को, उसका रिजल्ट आता है हमारा मार्च में, मार्च 2025 में, ठीक है। अब मार्च 2025 और मेरा इंटरव्यू जनवरी में था, रिजल्ट फेब में आ गया, और सर्टिफिकेट अभी कुछ दिन पहले आया है, ठीक है। मतलब मेरी चीजें मेरे साइड से ओके थी, बट प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि जो बिना रजिस्ट्रेशन करा, स्टेट बार में रजिस्ट्रेशन कराए जो बच्चे अपीयर होंगे, बेसिकली उनके लिए, तो उनके लिए प्रॉब्लम ये हो सकती है ना, क्योंकि जब एआईबी का रिजल्ट आता है, ठीक है, इस बार से तो उन्होंने चेंज कर दिया, तो हमें एआईबी का फॉर्म भरते टाइम ना हमें एक अंडरटेकिंग भरनी होती है। हाँ, हमें एक अंडरटेकिंग भरनी होती है कि अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स में अपियरिंग हैं, तो आपको उस पे जो भी अंडरटेकिंग में टिक करके फाइनल ईयर अपियरिंग पे, कि जब आपका रिजल्ट आएगा तो आप रिजल्ट अपलोड कर दोगे, ये सारी चीज़ें। एंड जो स्टेट बार में इनरोल नहीं है अभी, ठीक है, उनके लिए भी स्टेट बार में हो तो उस पे अंडरटेकिंग में दोनों चीज़ होती है। तो मैंने तो अप्लाई कर दिया था स्टेट बार में, स्टेट बार के लिए अप्लाई कर दिया था, बट मेरा भी रिजल्ट, मेरा इंटरव्यू हुआ ही नहीं था बेसिकली, क्योंकि एग्जाम दिसंबर में था और जनवरी में मेरा इंटरव्यू था। तो मैंने तो अंडरटेकिंग लगाई थी, ठीक। अब मेरा तो रिजल्ट आ गया, हो गया, सब कुछ ठीक है। बट जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनके लिए क्या प्रॉब्लम हो सकती है। उनके लिए ये हो सकती है कि जब एआईबी का रिजल्ट आता है ना, तो उस पर आपको, अगर आप पास हो, फेल हो तो फेल लिखा होगा, अगर आप पास हो तो पास ऑब्लिक अंडरटेकिंग लिखा होता है, या फिर विद होल्ड लिखा होता है, ठीक है। तो वो विद होल्ड इसलिए लिखा होता है, और अंडरटेकिंग सिर्फ वो स्टूडेंट्स लगाते हैं जिनके पास स्टेट बार का इनरोलमेंट सर्टिफिकेट नहीं है,
ठीक, अगर इनरोलमेंट सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो सर्टिफिकेट आप अपलोड कर दोगे तो आपके सारी चीज ओके होंगी। बट अगर आपके पास स्टेट बार का इनरोलमेंट सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर वहां पे आपको अंडरटेकिंग लगानी होती है। ठीक, तो अब एआईबी का रिजल्ट आने के बाद आपको एआईबी के रिजल्ट आने से आपको 6 मंथ की टाइम ड्यूरेशन दी जाती है कि 6 महीने के अंदर अंदर आपको अपना स्टेट बार का इनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड करना है साइट पर। हाँ, क्योंकि रिजल्ट जब आपका आएगा तो रिजल्ट के नीचे ही अपलोड डॉक्यूमेंट्स फिर देता है कि आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है अपना सर्टिफिकेट। ठीक, तो आपके पास सिर्फ 6 मंथ्स का ड्यूरेशन होता है। तो अगर आप उस 6 मंथ में अगर आप नहीं अपलोड कर पाते हैं तो फिर आपने जो ये आई थिंक 3200 की 3500 का फॉर्म होता है, ये मिस कर रही हूँ मैं, शायद 3200 होता है क्या, तो जो आप इतना रुपया लगा करके आप जो फॉर्म भरेंगे फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। मीन्स अगर आप 6 मंथ्स में अपना एआईबी अपना स्टेट बार का सर्टिफिकेट अगर आप अपलोड नहीं कर पाते हैं तो फिर आपके इस एआईबी के एग्जाम में पास होने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अब 6 महीने एक तरीके से देखने के लिए 6 महीने तो बहुत लंबा टाइम लग रहा है हमें कि बहुत लंबी टाइम है। बट अगर आप अभी अपने फाइनल ईयर में हैं, ठीक है, फाइनल ईयर अपियरिंग में, अभी आपके फाइनल ईयर का रिजल्ट आएगा, क्योंकि बिना फाइनल ईयर के रिजल्ट आए हुए आप स्टेट बार में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप फॉर्म भरेंगे, आपको सारे डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको लास्ट ईयर का आपका रिजल्ट चाहिए ही चाहिए। तो आप बिना रिजल्ट के आप स्टेट बार में अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक, अब आप स्टेट बार में अप्लाई करेंगे तो स्टेट बार में अप्लाई करने के कम से कम आप मानिए कि 3 महीने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और उसके 1 महीने बाद रिजल्ट आएगा। ठीक है, उसके बाद रिजल्ट आएगा और उसके बाद जो आपका सर्टिफिकेट आप तक पहुंचेगा वो अगले फिर 1 डेढ़ महीने बाद पहुंचेगा। अगर आप जाकर के खुद रिसीव कर सकते हैं अपने स्टेट बार काउंसिल तो ठीक है, बट नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आपके सिर्फ वो 6 महीने बचाने के, क्योंकि 6 महीने कब निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो ओनली फॉर दिस पर्पज आई एम सेइंग कि अगर आप अच्छा यही होगा कि आप एक बार स्टेट बार में इनरोल करवा लें। ठीक है, उसके बाद आप एआईबी के लिए जो भी अपकमिंग एआईबी, इवन आप अगर स्टेट बार में अप्लाई भी कर देते, फॉर्म ले जाकर के सबमिट भी कर देते हैं स्टेट बार काउंसिल में, तो भी आप अपकमिंग एआईबी एग्जाम में बैठ सकते हैं। बट हाँ, अगर आप अभी फाइनल ईयर में हैं तो मतलब मेरे साइड से तो यही रहेगा कि आप ना बैठें तो एग्जाम में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो बाकी आपके ऊपर है। ये मतलब जो प्रॉब्लम थी वो मैंने आपके साथ एक डिस्कस की। ठीक है, तो ऑल राइट देन, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, क्या आते हैं क्वेश्चन पेपर में, आपके साथ डिस्कस करूँगी। और देखते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाते हैं। तो ऑल राइट देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जैसा कि आपको ये बगल में दिख रहा होगा, ठीक है, तो प्लीज़ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड हाँ, लाइक तो बोल ही दिया, लाइक आप कर दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड इफ़ एनी क्वेरीज तो आप प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। ओके, गुड, बाय बाय, टेक केयर। Bye guys. Bye.